गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग टॉपिक है कंप्लीट करके विल बी एबल टू फिनिश अप विद द चैप्टर। Fine, so let us get to the very last topic of the chapter. But then before that I would like to recapitulate जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन थे? जहाँ पर दो आयन जो थे, जैसे AB प्लस CD है, तो दो आयन्स अपनी प्लेस इंटरचेंज करते थे, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ और दोनों बीच वाले एक साथ, यानी AD प्लस BC मिल जाता था आपको। और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते थे अगर एक जो बनकर आ रहा था उनमें से कंपाउंड वो इनसोल्यूबल सॉल्ट था जो सेटल डाउन हो जाता था नीचे, तो इसे कहा जाता था प्रेसिपिटेट, बनकर आता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो था जिसमें ऑक्सीजन गेन हुई थी या फिर हाइड्रोजन लूज हुई थी। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन किया था। रिडक्शन रिएक्शन वो था जिसमें हाइड्रोजन गेन हुआ था और ऑक्सीजन लूज हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन हो रहा हो और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। इज दिस क्लियर? तो अब हम बिल्कुल चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि आपका ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ, मतलब हमारे रोज़ाना जीवन में जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। ठीक, तो इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी आने वाली है ए, उसका नाम लिखें कोरोजन। क्या नाम लिखेंगे आप? कोरोजन। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बार कोरोजन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोरोजन होता क्या है? देखो, कोई भी मेटल जैसे जो थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको आप ओपन में रख सकते हो, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टाइटेनियम हो गया, इस तरह के मेटल जो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं जिनको आप इजीली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, ऐसे मेटल्स का ये टॉप सरफेस लिया मैंने। ये क्या लिया? इनका टॉप सरफेस लिया। ठीक है, मतलब मेरे पास एक आयरन का पीस पड़ा है और ये उसकी टॉप लेयर है। ठीक, ये जो टॉप लेयर होती है मेटल्स की वो लगातार किसके कांटेक्ट में है? बाहर सराउंडिंग्स से कांटेक्ट में, मतलब एयर की कांटेक्ट में है। एयर में क्या है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में है। उसके अलावा थोड़ा बहुत एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है एयर में, एसिड के कांटेक्ट में है। तो ये टॉप सरफेस जो है एयर, मॉइस्चर, एसिड के कांटेक्ट में इससे रिएक्ट करती रहती है। इससे क्या करती रहती है? रिएक्ट करती रहती है। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन क्या होता है? मेटल की टॉप लेयर का रिएक्ट होना। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। उस मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो जब मेटल की टॉप लेयर एयर, मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोरोजन। तो हमारे लिए ये कैसा फिनोमिना है? क्या हमें कोरोजन चाहिए? हमको कोरोजन नहीं चाहिए। ये हमारे लिए एक हार्मफुल फिनोमिना है। ये हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए फ़ायदे का नहीं है ये। बिकॉज आपने देखा होगा, आयरन को देखा हो अगर आपने, कुछ दिनों मतलब पुराना अगर रखा हुआ है, कूलर वगैरह होते हैं घर में आपके, या जैसे आयरन की कोई चेयर वगैरह है, टेबल वगैरह है, बेड है आयरन का बना हुआ, तो आप देखोगे उसमें कहीं कहीं कोई रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है। वो क्या हो चुका है? आयरन का कोरोजन हो चुका है। और आपने देखा होगा कोरोजन की वजह से जो मेटल हैं वो खोखले हो जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं? खोखले हो जाते हैं, क्योंकि उस लेयर को, उस रेडिश ब्राउन कलर के मेटल को आपको रिमूव करना पड़ता है, उतारना पड़ता है। इज दिस क्लियर? तो
कोरोजन इन द केस ऑफ आयरन, अगर आयरन की बात करते हैं हम सिरर, तो आयरन के केस में कोरोजन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है ये आयरन को डिग्रेड करती है, उसको ख़राब करती है, ठीक है। हमको आयरन को रीयूज़ करने के लिए इस पूरी लेयर को इसके ऊपर से उतारना पड़ेगा, ठीक है, उतारना पड़ता है। और आप इसको चाहो तो देख भी सकते हो, आसपास कोई आयरन का आर्टिकल हो उसको देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं एक दिन में हो जाएगा, बट महीनों में और साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेडिश ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है आयरन के ऊपर, जिसको आयरन का कोरोजन होना कहते हैं। और आयरन के केस में इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, रस्टिंग। क्या नाम दिया गया है? रस्टिंग। तो कोरोजन को आयरन के केस में क्या कहा जाता है? रस्टिंग। और वो जो रेडिश ब्राउन कलर का मेटल आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उसे रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस्ट। रस्ट। और उसका फॉर्मूला होता है Fe2, क्योंकि आयरन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एयर से रिएक्ट किया, तो Fe2O3 डॉट XH2O प्रेजेंट होता है इसमें, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंस होते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है? आपके रस्ट का फॉर्मूला है। आर यू फॉलोइंग? तो पहली बात, कोरोजन क्या हमारे लिए फ़ायदे का है? हमारे लिए फ़ायदे का नहीं है। कोरोजन है क्या? मेटल का, मेटल की टॉप सरफेस का एयर, मॉइस्चर और एसिड्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाना कोरोजन है। इज दिस क्लियर? जैसे आयरन के केस में रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने सिल्वर के आर्टिकल्स देखे होंगे, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, तो टार्निश हो जाता है सिल्वर की ज्वेलरी भी कुछ दिनों में, तो ब्लैक कलर का होता है सिल्वर के केस में कोरोजन। वो भी सिल्वर का क्या हुआ है? कोरोजन हुआ है। अगर आपने कॉपर देखा हो तो कॉपर के केस में कोरोजन होने के बाद कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। आप देख सकते होंगे, जैसे मम्मी वगैरह जो है बैंगल्स पहनती होंगी, चूड़ियाँ पहनती होंगी, तो आप देख सकते होंगे कि वो ग्रीन कलर का कुछ उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर के केस में कोरोजन का कलर क्या होता है? कॉपर के केस में कलर का कोरोजन का कलर होता है ग्रीन। ये एक्चुअली ये जो कलर आएगा इनका वो डिपेंड करेगा कि रिएक्ट करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, कौन सा सॉल्ट बनाया। रिएक्शन के बाद सॉल्ट का मतलब जहाँ भी एक कैटायन और अनायन प्रेजेंट है। सॉल्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर भी एक कैटायन और अनायन प्रेजेंट है उसे सॉल्ट कहेंगे। तो कौन सा सॉल्ट बनाया उसके कलर के बेस पे इनका कलर जो है आता है। इज दिस क्लियर? तो आप हेडिंग डालें कोरोजन और कोरोजन की डेफिनेशन लिखें आप। कोरोजन इज द फिनोमिना मतलब जो नेचर में कोई चीज़ घटित होती है, होता है, उसे फिनोमिना कहते हैं। कोरोजन इज द फिनोमिना इन विच टॉप लेयर ऑफ द मेटल, इन विच टॉप सरफेस भी लिख सकते हो, टॉप लेयर भी लिख सकते हो, इन विच टॉप सरफेस ऑफ द मेटल रिएक्ट्स in the presence of air, moisture and acid and undergoes oxidation. Is this clear? आपने क्या लिखा? Corrosion is the phenomena in which top surface of the metal reacts in the presence of air, moisture and acid and undergoes oxidation. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखें कोरोजन डैमेजेस द मेटल। कोरोजन डैमेजेस द मेटल, डैमेज करता है, मेटल को खराब करता है, हमें कोरोजन नहीं चाहिए। कोरोजन डैमेजेस द मेटल एंड डिग्रेड्स इट। डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी को खराब करता है। कोरोजन डैमेजेस द मेटल एंड डिग्रेड्स इट। ठीक है, आपको पता है आयरन जो होता है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसे रेलवे ट्रैक्स बनाने में, जो ब्रिज वगैरह होते हैं उनको बनाने में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे आयरन को हम यूज़ करते हैं। बट देन आयरन की वजह से, आयरन का तो कोरोजन होता रहता है, रस्टिंग होती रहती है जिसको कि हम कहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो आयरन है वो रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन खोखला हो जाता है, तो ब्रिज वगैरह जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए उनको रेगुलर जो है अपग्रेडेशन चाहिए होती है, रेगुलर उन पे काम सफाई करने की ज़रूरत होती है, उनको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, जिस पे गवर्नमेंट का मिलियंस ऑफ दी पैसे जो हैं वो हर साल जो है यूज़ होते हैं। तो कोरोजन का प्रिवेंशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरोजन हमको नहीं चाहिए, हम उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो नेचर को क्या करता है? डिग्रेड करता है, मेटल को डिग्रेड करता है। अब फुल स्टॉप डाल के लिखें
corrosion in the presence of corrosion in case of iron, नेक्स्ट लाइन में लिखें corrosion in the case of iron is called rusting. corrosion in case of iron is called rusting, full stop. iron develops a reddish brown coating. iron develops a reddish brown coating called rust, called ये RUST, called rust, जिसका फॉर्मूला लिख लें आप, ब्रैकेट में लिख लें फॉर्मूला Fe2O3.XH2O. आयरन के केस में क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है जिसे कहते हैं रस्ट, Fe2O3.XH2O, फुल स्टॉप. सिल्वर ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर. सिल्वर ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर, फुल स्टॉप डाल के लिखें. कॉपर ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ, कॉपर का किस कलर का होता है, कॉपर ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग. कॉपर ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग. इनके क्या फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, आने वाला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उस चैप्टर में हम जो है इनके भी फॉर्मूलाज जो देखने वाले हैं. इज दिस क्लियर? तो हमें कोरोजन नहीं चाहिए. तो अब बात आती है कोरोजन के प्रिवेंशन की, कि किस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा आता है. पहली बात व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, और देन सेकंड बात आती है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. तो क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदे का फिनोमिना नहीं है, बहुत नुकसान होता है, तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं. कोरोजन को रोकने का बहुत आसान तरीका है. अगर हम उसकी रिएक्ट कौन कर रहा है, टॉप सरफेस रिएक्ट कर रही है मेटल की. अगर मेटल की टॉप सरफेस का एयर से हम कांटेक्ट कट कर दें, एयर के कांटेक्ट में मेटल की सरफेस ना आ पाए, तो किसी तरह से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है. तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, घरों में आप देखते होंगे हर साल कूलर को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है. आयरन के सारे आर्टिकल्स को पेंट करते हैं. तो पेंट करने से क्या होगा, मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है पेंट की, जो उसका एयर से कांटेक्ट कट कर देती है. ठीक है. तो नंबर 1 तरीका क्या हो जाता है, पेंटिंग. लिखें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में नंबर 1 पेंटिंग. पेंटिंग से क्या होगा, पेंटिंग से क्या होगा, इट विल कट दी कॉन्टैक्ट ऑफ, इट विल कट दी कॉन्टैक्ट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ मेटल एंड एयर. एयर और मेटल का कॉन्टैक्ट कट हो गया तो उसके ऊपर कोरोजन नहीं हो पाएगा, उसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है. सेकंड लिख लें ऑयलिंग या ग्रीजिंग. ऑयल और ग्रीस करने का भी बहुत टेम्परेरी तरीका है ऑयल और ग्रीस करना. ऑयलिंग और ग्रीजिंग तो मतलब 1-2 दिन के लिए बचाएगा. पेंटिंग जो है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए बचा सकता है. ऑयलिंग और ग्रीजिंग तो बहुत टेम्परेरी है. ऑयल करने और ग्रीस करने से भी मेटल का एयर से कॉन्टैक्ट कट हो जाएगा, पर बहुत टेम्परेरी तरीका है ये. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखें गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन जो है वो एक अच्छा तरीका है. गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हम जिंक ले लेते हैं, जिंक की एक लेयर को पिघलाकर, जिंक को मेल्ट करके आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है. तो जब तक जिंक की लेयर आयरन के ऊपर प्रेजेंट है, ये आयरन था और ऊपर क्या आ गया जिंक, जब तक जिंक की एक लेयर आयरन के ऊपर प्रेजेंट है तब तक आयरन का कोरोजन नहीं होता, आयरन अपने कोरोजन से बच जाता है, तो जिंक ऊपर रिएक्ट कर जाता है. इसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन. तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है आपके मेटल आर्टिकल को कोरोजन से बचा सकता है. तो लिखो गैल्वनाइजेशन में लिखो, इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ लिक्विड zinc is deposited over the surface of iron article to prevent its rusting. ठीक है. जब तक जिंक रिएक्ट करेगा तब तक नीचे आयरन जो है वो आपका सेफ रहेगा. फोर्थ मेथड आप लिखे क्रोम प्लेटिंग. आजकल आप देखते हो ना, जो पाइपलाइंस होती हैं या जो नल वगैरह होती हैं वॉश बेसिन में, जो भी मतलब बाथरूम में जितनी भी पाइप्स वगैरह होती हैं, बहुत शाइनी चीज़ की बनी होती हैं. वो एक्चुअली क्रोम प्लेटेड होता है. वो सारे हम उसके ऊपर क्रोमियम मेटल होता है उसकी लेयर डिपॉजिट कर देते हैं. तो क्रोम प्लेटिंग बहुत लंबे समय तक जो है आपके
आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकता है बहुत लंबे समय तक। सबसे अच्छा तरीका है क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, किसकी लेयर चढ़ा देते हैं हम? क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर, जिससे वो उसे रस्टिंग से या कोरोजन से बचाता है। क्रोम प्लेटिंग। 5 तरीका लिखे। एलोइंग। एलोइंग, एलोइंग सुना है? लिखो इसके अंदर। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस लिखना। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals. Alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals और नॉन मेटल्स। इसके अंदर अलॉय बना देते हैं हम अलॉइंग के अंदर, मतलब 2-3 मेटल को मिक्स कर लेंगे। जैसे स्टील है, स्टील के अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल दिया। जैसे स्टील है, स्टील एक अलॉय है, तो स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे आयरन लिया, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाला, थोड़ा सा निकल डाला, तो 2-3 मेटल्स का मिक्सचर ले लिया, ताकि हमको गुड प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाए, स्ट्रेंथ भी मिल जाए आयरन की, और उसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो उसे कोरोजन से भी बचा दे। तो इसे कहा जाता है अलॉय। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। आजकल स्टील के हम बर्तन वगैरह जो यूज़ करते हैं उन पर क्या कोरोजन होता है, उन पर जंग आता है, उन पर कोई जंग वो नहीं खाते, तो क्योंकि हमने उनके कोरोजन को प्रिवेंट किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? अलॉइंग से किया हुआ है। इज दिस क्लियर? तो अलॉइंग नोट कर लें। तो ये 5 तरीके हैं, 5 मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप डालें नेक्स्ट हेडिंग, डालें नेक्स्ट हेडिंग, डालें रैंसिडिटी। सेकंड, बी हेडिंग। ये भी हमारे आसपास नेचर में हमको दिखता है, हमारे घरों में। रैंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन का ही टाइप है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, होता क्या है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। फैट एंड ऑयल present in food material. It is the oxidation of fat and oil present in food material. Full stop. It produces a foul smell and bad taste to the food. It produces a foul smell and bad taste to the फूड। अब क्या होता है, कई बार आप चीज़ें देखते होंगे जैसे जिसमें हमारे पास ऑयल प्रेजेंट है या जिसमें फैट्स प्रेजेंट है, तो बहुत दिनों मतलब बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, पर कुछ दिनों बाद उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आ जाती है, खाना ख़राब हो जाता है। तो एक्चुअली जब फूड स्पॉइल होता है, तो फूड स्पॉइल होने की वजह से, फूड स्पॉइल होने का रीज़न ही ये है कि फूड के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर से रिएक्ट कर जाती हैं। क्यों स्पॉइल होता है फूड? क्योंकि फूड के अंदर जो फैट्स और ऑयल प्रेजेंट हैं उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो एयर से रिएक्ट कर जाती हैं, जिनकी वजह से उनमें एक बहुत गंदी सी स्मेल आ जाती है, बैड ऑडर हो जाता है और बैड टेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है खाना, स्पॉइल हो जाता है फूड। तो रैंसिडिटी की वजह से फूड क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फूड के अंदर भी तो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, फैट्स प्रेजेंट हैं, ऑयल्स प्रेजेंट हैं, वो भी एयर से क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फूड खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख दें, रैंसिडिटी कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ फूड। रैंसिडिटी कॉजेज स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब फूड का खराब हो जाना, स्पॉइलेज ऑफ फूड। रैंसिडिटी से फूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो रैंसिडिटी है क्या? फूड के अंदर, कोई भी खाने वाली चीज़ के अंदर जो ऑयल एंड फैट प्रेजेंट हैं उनका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी वो एयर से रिएक्ट कर जाएं, तो इस वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी, बुरी स्मेल आ जाएगी, तो फूड क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है रैंसिडिटी। ठीक है, अब अगर आपको रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना है, यू नीड टू स्टॉप रैंसिडिटी, तो कैसे करोगे? हमें उस फूड का एयर से कॉन्टैक्ट कट करना है। ठीक है ना, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिवेंशन का क्या तरीका है कि हमें क्या करना है? उसका एयर से कांटेक्ट कट करना है। तो कैसे करोगे? जैसे दूध है, दूध को ख़राब होने के लिए आप क्या करते हो? आप मिल्क को बॉईल करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए। कई बार जैसे अचार वगैरह मम्मी बनाती हैं, तो अचार वगैरह को जो ख़राब होने से, जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? बहुत सारा ऑयल डाला जाता है। ऑयल डालने का क्या रीज़न है? कि हवा से और पानी से लगकर वो ख़राब ना हो। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें यही कहा जाता है
है कि इसको बंद करके रख दो, अच्छे से टाइट करके बंद कर दो, डब्बे वगैरह होते हैं टाइट करके बंद कर दो, एयर ना अंदर चली जाए, या पानी मत डालो क्योंकि पानी से वाटर डल जाएगा या एयर आ जाएगी तो दोनों से ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिससे ऑक्सीडेशन होकर फूड जो है वो रैंसिड हो जाता है, रैंसिडिटी हो जाती है फूड की, फूड खराब हो जाता है। इज़ दिस क्लियर? तो प्रिवेंशन हमें करने के जो भी तरीके हैं, हमारा एम यही है कि फूड के अंदर से एयर हटा दी जाए। ठीक है, ठीक। तो नंबर 1 मेथड लिखो, बाय बॉइलिंग। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करने पर भी फूड की लाइफ बढ़ जाती है, बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दो, उससे रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, फूड की लाइफ बढ़ जाती है, बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग। सेकंड लिखो, बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स में हम रख देते हैं उसके अंदर उस फूड को। एयर टाइट कंटेनर में रखने से भी क्या हो जाता है, फूड की लाइफ जो है बहुत जो है बढ़ जाती है, क्योंकि एयर उसके अंदर नहीं जा पाता तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो, क्या लिखोगे इसके अंदर? जैसे आप चिप्स के पैकेट देखते हो, चिप्स के पैकेट एकदम फूले हुए होते हैं, कौन सी गैस इसके अंदर भरी हुई रहती है? नाइट्रोजन गैस होती है। बाय लिखो, बाय पैकेजिंग, पैक कर देना उसको बिल्कुल जिससे एयर उसमें ना जा पाए, एंड बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, बाय पैकेजिंग और बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस। एक्चुअली नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत कम रिएक्टिव होती है, नाइट्रोजन इनर्ट होती है, इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस होती है? इनर्ट होती है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती है। तो अगर हम ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन भर दें तो ऑक्सीजन मिली ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा फूड का, ऑक्सीडेशन नहीं होगी मतलब फूड की रैंसिडिटी नहीं होगी। तो पैक कर देने से भी एयर का कॉन्टैक्ट कट होगा, सारी ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस को भर देने से भी एयर का कांटेक्ट कट हो जाएगा, तो फूड की डेंसिटी नहीं होगी। तो चिप्स के पैकेट में क्या भरी रहती है? नाइट्रोजन। आपने कहीं देखा हो कभी कोई चिप्स का पैकेट जो है थोड़ा बहुत लीक हो जाता है, तो अगर आप चिप्स खाओ तो उसमें गंदी स्मेल हो जाती है, फाउल स्मेल आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जहाँ पे वो लीक हुआ वहाँ से ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई तो उसकी क्या हो गई? रैंसिडिटी हो गई, वो खराब हो गया। इज दिस क्लियर? तो पैकेजिंग करने से, नाइट्रोजन गैस फ्लश करने से भी हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, आपने पढ़ा होगा एंटीऑक्सीडेंट वर्ड, कोई भी खाने की चीज़ जो आप मार्केट से लेते हो ना, उसमें लिखा होता है एडेड एंटीऑक्सीडेंट्स या एडेड प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? खाने की लाइफ को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करे, मतलब ऐसा केमिकल उसमें डाला हुआ है कि अगर फूड के अंदर ऑक्सीजन मिल गई ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन को खुद खा जाएगा, और रस्टिंग जो है, सॉरी रैंसिडिटी जो है वो प्रिवेंट करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके भी आप फूड की लाइफ को बढ़ा सकते हो। इज दिस क्लियर? इसको नोट करो। समझ आया आपको कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होता है? तो ये हमारी डेली लाइफ में आसपास जो हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन, उसके एग्जाम्पल थे। कोरोजन हम मेटल्स के आर्टिकल, एल्मीरा। अब आप आज एक काम करें, अपने घर में देखो आयरन के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और देखो किस किस का कोरोजन हो रखा है, रस्टिंग हो रखी है। देखना, सिल्वर की ज्वेलरी है अगर घर पे तो देखो क्या वो ब्लैक हो रखी है, अगर ब्लैक हो रखी है तो उसका कोरोजन हो रखा है। ठीक है, और फूड देखना, कुछ कोई थोड़ा सा कोई चीज़ लेकर उसको बाहर ऑयल वाली कोई चीज़, चिप्स का पैकेट है, चिप्स को ओपन करके छोड़ देना 2-3 दिन तक, आप देखो उसके अंदर स्मेल हो जाएगी, क्या हो जाएगा? वो रैंसिड हो जाएगा, रैंसिडिटी आ जाएगी उसके अंदर। इज दिस क्लियर? तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ये ख़त्म होता है, पर इससे पहले बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक है, आप नोट डालकर लिखें, नोट। ठीक है, आप लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप बोलोगे पूरे चैप्टर में तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही करे हैं। बिल्कुल, पूरे चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही करे हैं, बस ये एक चीज़ और है जो कि हीट के बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज लिखना, ऑन बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट के बेसिस पर, हीट या एनर्जी लिख दो ऑब्लिक में, उसके बेसिस पर हम 2 तरह के रिएक्शंस बनाते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है या तो उस रिएक्शन में एनर्जी यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक,
ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट एक्सचेंज के बेसिस पे दो ही तरह के रिएक्शन है। एक वो रिएक्शन होगा जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक ऐसा रिएक्शन होगा जो हीट को क्या कर देगा, रिलीज करेगा। ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो रिएक्शन होने पर टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब हो गई, टेम्परेचर कम हो गया यानी ठंडा हो जाएगा। आपको टच करोगे तो कैसा नजर आएगा, ठंडा नजर आएगा, फील होगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया। पर अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और अगर हीट रिलीज होगी तो उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। तो लिखो द रिएक्शन इन विच, एक्सोथर्मिक लिखना, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब लेना, थर्मिक मतलब हीट। तो लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड is called exothermic reaction. The reaction in which heat energy is released is called exothermic reaction. ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कॉमा, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमारा सांस लेना भी एक्सोथर्मिक है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में खुद करोगे, मैं आपको समझा रही हूँ कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि देखो, हम जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, तो जब हमने सांस ली हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो बाहर आ जाती है, और वाटर बनाता है जो बॉडी के अंदर रहता है और एनर्जी देता है, जिस वजह से आप चल फिर पाते हो और सारे काम कर पाते हो। तो ये एनर्जी रिलीज हुई ना रेस्पिरेशन के दौरान, इसलिए रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी के नीचे क्वेश्चन लिख लेना, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसका आंसर आप करना, ठीक है, समझ आया। अब लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक होता है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमने हीट दी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन थे ना, फुल स्टॉप डाल के लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या दिया था, हीट दी थी रिएक्शन को करवाने के लिए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल लिखो, एक थर्मल डिकम्पोजिशन लिख रही हूँ मैं, सबसे पहले वाला, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो क्या होता है, CO2 बनता है और CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तो कैसा रिएक्शन हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इज दिस क्लियर? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर आपको एक और वीडियो में सेंड करूँगी, आप उनको कंप्लीट करिए। हॉलीडेज होमवर्क मैं आपको भेज चुकी हूँ, प्लीज़ आप उस हॉलीडेज होमवर्क को करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। कंप्लीट द नोट्स ऑफ द चैप्टर, जितना लिखवाया गया नोट कर लो। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।